हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाइट्स सबकी आज सबके साथ में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं वही समास जो चल रहे थे। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने तत्पुरुष समास और द्विगु समास के बारे में देख चुके हैं। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैं पहले की वीडियो में आपके लिए लेकर के आया था ट्रिक के साथ, इस वीडियो में भी दोस्तों सभी समासों को हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे और आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगी दोस्तों इन सभी समासों को हल करने में। दोस्तों सबसे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है वो दोस्तों शेयर और लाइक जरूर कर लें, और साथ में दोस्तों घंटी के निशान को जरूर दबा लें, जिससे जब भी मैं कभी इस तरह की वीडियो डालूंगा दोस्तों तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की दोस्तों परिभाषा क्या होती है? परिभाषा है दोस्तों जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद यानी पहला पद जिसे हम पूर्व पद कहते हैं, दूसरा पद जिसे हम उत्तर पद कहते हैं, ये दोनों कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं। तो जिस समास में ये दोनों पद मुख्य हो, प्रधान हो, वह समास कहलाता है द्वंद्व समास। अब दोस्तों इसको याद कैसे रखें कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? तो इसको याद रखने के लिए दोस्तों इसके नाम में ही दोस्तों ट्रिक छिपी हुई है। कैसे दोस्तों? इसमें ध्यान से देखेंगे तो दोनों दा दोस्तों बराबर के हैं, सेम हैं। खाली बिंदी को ऊपर से हटा दिया जाए, अंकी बिंदी को, तो दोनों दा दोस्तों कैसे हैं? इसमें सेम हैं, समान हैं। तो हम इससे पहचान लेंगे कि इसमें दोनों पद दोस्तों कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। ओके, यानी इसमें दोनों जो शब्द होते हैं वो बराबर के होते हैं। ओके, तो चलिए आइए दोस्तों देख लेते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं। और एक और बात दोस्तों, इनके शब्द के बीच में योजक चिन्ह होता है ज्यादातर शब्दों में। ओके, और इनके शब्दों का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो दोस्तों इस योजक चिन्ह की जगह और लगा करके करते हैं। ओके, तो देखते हैं आइए कैसे। तो दोस्तों पहला शब्द है इसमें नदी नाले। नदी नाले में दोस्तों इसका समास विग्रह अगर करेंगे तो हो जाएगा नदी और नाले। तो इसमें नदी और नाले दोनों, पूर्व पद हमारा नदी और उत्तर पद जो हमारा नाले है, ये दोनों कैसे हैं? मुख्य हैं, समान हैं, प्रधान हैं। इसलिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। तो इसका समास विग्रह क्या होगा दोस्तों? नदी और नाले। इसी तरह से नर नारी का क्या होगा? नर और नारी। ओके, खरा खोटा का क्या हो जाएगा? खरा और खोटा। कुछ नहीं करना, हमें योजक चिन्ह की जगह और लगाते जाना है बस दोस्तों। तो खरा और खोटा। इसी तरह से राधा और कृष्ण, इसमें छल और कपट। शब्दों को भी देख करके दोस्तों हम अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे दोस्तों? इसमें राधा है, इसमें कृष्ण है, तो दोनों हमारे लिए क्या है दोस्तों? समान है, बराबर है, कोई हमसे छोटा बड़ा नहीं है हमारे नजर में। इसलिए ये इसमें भी दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, जिसमें दोनों पद प्रधान है। इसी तरह से नेक्स्ट है दोस्तों छल कपट। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा छल और कपट। इसी तरह से अपना पराया, अपना और पराया। इसी तरह से राजा प्रजा का हो जाएगा राजा और प्रजा। पाप पुण्य का हो जाएगा पाप और पुण्य। सुख दुख का हो जाएगा सुख और दुख। इसी तरह से गुण दोष का हो जाएगा गुण और दोष। इसी तरह से दोस्तों देश विदेश का हो जाएगा देश और विदेश। इसी तरह से ऊंच नीच का हो जाएगा ऊंच और नीच। आगे पीछे का आगे और पीछे। देवासुर, दोस्तों ध्यान रखना है इसमें योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है। इसका कैसे करेंगे? देवासुर का हो जाएगा देव और असुर। देव और असुर दोनों को मिक्स करके ये बनाया गया है शब्द देवासुर। तो इसमें हो जाएगा देव और असुर। इसी तरह से दोस्तों नेक्स्ट शब्द है दिन रात। तो दिन और रात। इसी तरह से अच्छा बुरा का हो जाएगा अच्छा और बुरा। इसी तरह से पति पत्नी का पति और पत्नी, भाई और बहन, राम और लक्ष्मण, गाय और बैल, माँ और बाप, ऋषि और मुनि। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों सीताराम। सीताराम भी दोस्तों दो से मिलकर के बना हुआ है, सीता और राम। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा सीता और राम, क्योंकि इसमें भी योजक चिन्ह नहीं लगा है। तो ये भी दोस्तों हमें इस तरीके से शब्द भी पहचानने हैं। इसका हो जाएगा सीता और राम। इसी तरह से धर्मा धर्म में भी दोस्तों योजक चिन्ह नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा धर्मा धर्म का धर्म और अधर्म। ओके, धर्म और अधर्म। इसी तरह से घर द्वार का हो जाएगा घर और द्वार। इसी तरह से कहा सुनी का हो जाएगा कहा और सुनी। इसी तरह से लोटा डोरी का हो जाएगा लोटा और डोरी। इसी तरह से रुपया पैसा का हो जाएगा दोस्तों रुपया और पैसा। ओके दोस्तों,
इसके साथ साथ दोस्तों हमें यह भी ध्यान रखना है, इस जितने भी दोस्तों विलोम शब्द आते हैं वो सभी दोस्तों इसी द्वंद्व समास में आते हैं। जितने भी विलोम शब्द आएंगे, और भी दोस्तों शब्द ले लीजिए, उन सभी में भी दोस्तों विलोम शब्द जितने भी होंगे वो सभी दोस्तों हमारे द्वंद्व समास में आएंगे। ओके दोस्तों, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट समास को देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की दोस्तों परिभाषा क्या है? परिभाषा है दोस्तों, जिस समास में पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय का हो, यानी पूर्व पद यानी आगे का जो पद है वो अव्यय का हो, तो वह समास दोस्तों हमारा अव्ययी भाव समास कहलाता है। आगे का पद कैसा होना चाहिए दोस्तों? अव्यय का होना चाहिए। अगर ऐसे दोस्तों आपकी समझ में नहीं आता है तो हमें याद रखना है कि आगे का जो पद होना चाहिए दोस्तों वो हमारा उपसर्ग का होना चाहिए। यानी उपसर्ग वाले जो शब्द होंगे जिनमें आगे उपसर्ग लगा होगा वो सभी शब्द दोस्तों हमारे अव्ययी भाव समास के होंगे। ओके, जैसे दोस्तों शब्द है प्रतिदिन। ओके, प्रति क्या है दोस्तों? इसमें उपसर्ग है यानी अव्यय है। प्रतिदिन का होता है दोस्तों समास विग्रह प्रत्येक दिन। इसी तरह से यथासंभव, यथासंभव यानी जैसा संभव हो। इसी तरह से दोस्तों अनुरूप, अनु में देखो दोस्तों आगे उपसर्ग लगा हुआ है। इसी तरह से भरपेट में भी दोस्तों भर लगा हुआ है। इसी तरह से प्रतिकूल में भी दोस्तों हमारा प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। इसी तरह से यथाशीघ्र में भी दोस्तों यथा हमारा अव्यय है यानी उपसर्ग है। इसी तरह से यथाशक्ति में भी, यथा स्थान में भी, अनुदिन में भी दोस्तों अनु। इसी तरह से यथा समय में भी, इसी तरह से अकारण में भी दोस्तों, इसी तरह से यथामति में भी दोस्तों, इसी तरह से यथा योग्य में भी दोस्तों, इसी तरह से घर घर, घर घर यानी घर ही घर। इसी तरह से दोस्तों धड़ाधड़, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों हाथों हाथ, हाथों ही हाथ। इसी तरह से आ जन्म, जन्म तक दोस्तों आ इसमें उपसर्ग है। इसी तरह से यथा संख्य में भी, इस तरह से बेईमान में भी दोस्तों बेई हमारा उपसर्ग है। इसी तरह से ससम्मान में भी दोस्तों हमारा स उपसर्ग है। इस तरह से बाकायदा में भी दोस्तों हमारा बा उपसर्ग है। इसी तरह से बाइज्जत में भी दोस्तों बाकायदा यानी कायदे सहित, वाइज्जत यानी दोस्तों इज्जत सहित, तो वह दोस्तों हमारे में इसमें उपसर्ग है। इस तरह से प्रति उपसर्ग है, इसमें भी दोस्तों हमारा प्रति उपसर्ग है। यानी जितने भी शब्द होंगे दोस्तों जिसमें उपसर्ग लगे होंगे वो सभी शब्द हमारे दोस्तों अव्ययी भाव समास के होंगे। ओके, अब आइए देखते हैं दोस्तों बहुब्रीहि समास को। दोस्तों बहुब्रीहि समास की दोस्तों जो परिभाषा है वो है दोस्तों जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। यानी जिस समास में कोई भी, चाहे उत्तर पद हो चाहे पूर्व पद हो, कोई भी पद प्रधान ना हो, लेकिन दोनों पद क्या करें, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, तो वह समास कहलाता है बहुब्रीहि समास। अन्य के बारे में, किसी और के बारे में बात की जा रही हो तो उसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे दोस्तों शब्द है नीलकंठ। अब दोस्तों नीलकंठ जो स्पेशल जो वर्ण है वो किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं? नीलकंठ कहा जाता है दोस्तों भगवान महादेव को, शंकर जी को। ओके, तो उनके लिए ये फिक्स है। तो ये जो शब्द है वो नीलकंठ किसकी ओर संकेत कर रहा है? शिव की ओर संकेत कर रहा है, तो इसलिए इस समास में बहुब्रीहि समास है। इसी तरह से लंबोदर, लंबोदर दोस्तों किसको कहा जाता है? गणेश जी को कहा जाता है, तो इसलिए ये जो शब्द है स्पेशली हम गणेश जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस समास में भी दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा? इस शब्द में, इस शब्द में हो जाएगा दोस्तों बहुब्रीहि समास। इसी तरह से दशानन दोस्तों रावण के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो दशानन
लास्ट है दोस्तों कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की दोस्तों परिभाषा है जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो। कौन सा पद दोस्तों? हमारा अंतिम पद यानी उत्तर पद प्रधान हो, वो समास कहलाएगा दोस्तों हमारा कर्मधारय समास। और क्या होगा? इसमें जो पूर्व पद होता है यानी आगे वाला पद, और उत्तर पद होता है यानी अंतिम हमारा जो पद, उसमें संबंध होता है उपमान उपमेय का। यानी पूर्व पद जो होता है वो उपमान होता है, जिसके